नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे। दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 मिजविल द ऑटर का ये पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 में पैराग्राफ नंबर 9 तक कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 से शुरू करेंगे और पैराग्राफ नंबर 10 से आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो इसके पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, आप सभी लोग सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं एक नई वीडियो बना करके लाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेटर सेशन होगा। बस आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। जिन लोगों ने इसके पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो सभी लोग पहले उन दोनों पार्ट को देख लें, जिससे उन्हें पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। When I returned, there was an appalling spectacle. जब मैं वापस आया तो वहाँ एक हैरान कर देने वाला दृश्य था। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. जो डिब्बा था उसमें पूरी तरीके से शांति थी, लेकिन उसके हवा के लिए छेदों और ढक्कन के चारों ओर की दीवारों से खून टपक कर सूख गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. ध्यान दीजिएगा, मैंने जल्दी से ताला खोला और ढक्कन को फाड़ दिया। मिज थका हुआ और खून से लथपथ कराहता हुआ मेरे पैरों से लिपट गया। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edge left. ध्यान दीजिएगा, मैंने जो डिब्बे थे उसकी दीवारों को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये काम मिज ने किया था। मिज ने डिब्बे की जो दीवार थी उसके फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, और जब मैंने आखिरी को फाड़ा जिससे कोई नुकीला किनारा ना बचे, ध्यान दीजिएगा, देयर वर नो कटिंग एज लेफ्ट, इट वाज जस्ट 10 मिनट अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। तब यात्रा के लिए, हवाई यात्रा के लिए केवल 10 मिनट बचे थे। ध्यान दीजिएगा, एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, और हवाई अड्डा 5 मील दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने दयनीय हालत में मिज को वापस डिब्बे में डाल दिया। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और ढक्कन को अपने हाथों में पकड़े रखा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पैराग्राफ नंबर 10. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 11. Okay, so let's start it. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं कार के पिछले हिस्से में डिब्बे को अपने पास रखकर बैठ गया और चालक गाड़ी को बसरा की गलियों में से दिशा बदलती हुई गोली की तरह निकाल ले गया। The aircraft was waiting to take off. हवाई जहाज उड़ने की प्रतीक्षा में था। I was rushed through to it by infuriated officials. ध्यान दीजिए, मुझे क्रोधित अधिकारियों ने इसकी ओर दौड़ाया। Luckily, किस्मत से, the seat booked for me was at the extreme front. मेरे लिए बुक की गई सीट सबसे आगे थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place.
मेरे लिए जो सीट बुक की गई थी, किस्मत से वो मेरे बिल्कुल सामने थी, बहुत ही आगे थी वो। मैंने अपने पैरों के चारों तरफ का फर्श अखबार से ढका। विमान परिचारिका जो एयर होस्टेस थी, उसको मैंने बुलाया और उसे एक मछलियों का पार्सल मिज के लिए ठंडी जगह पर रखने के लिए दिया। I took her into my confidence about the event of the last half hour. मैंने उसे पिछले आधे घंटे की घटनाएं बताकर अपने विश्वास में ले लिया। ओके। I have retained the most profound admiration for the air hostess. She was the very queen of her kind. मैं आज भी उस विमान परिचारिका की दिल से प्रशंसा करता हूँ। वह एक रानी की तरह अत्यधिक दयालु थी। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee. उसने मुझे ये सुझाव दिया कि मुझे मेरे पालतू को मेरे घुटनों पर रखना चाहिए। And that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और मैंने कृतज्ञता की गहराई से उसका हाथ चूमा। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. और उदबिलाव के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आगे जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 11 हैव completed. Now paragraph number 12 continue. Okay, so let's start it. Midge was out of the box in a flash. मिज एकदम से डिब्बे से बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft. वह तेजी से हवाई जहाज के नीचे अदृश्य हो गया। There were squawks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat!" I caught sight of Miss Tail disappearing beneath the legs of a portly white turban Indian. वहाँ पे वह जब हवाई जहाज के नीचे बिल्कुल अदृश्य हो गया, वहाँ पर तेज और चीखे और चिल्लाहट थी और एक महिला अपनी कुर्सी पर चूहा चूहा चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। ध्यान दीजिएगा। I caught sight of Miss Tail disappearing beneath at the legs of a portly white turban Indian. मुझे मिज की पूंछ एक सफ़ेद पगड़ी वाले हष्ट-पुष्ट भारतीय के पैरों के नीचे गायब होती दिखाई दी। Diving for it, मैंने उसको पकड़ने के लिए झुका। I missed, लेकिन मैंने चूक गया, मैं पकड़ नहीं पाया। But found my face covered in curry. ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह से मेरे चेहरे पे पूरी तरह से शराब गिर गई थी। And perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the email and bring it to you. और शायद विमान परिचारिका ने बहुत ही आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, यह अधिक उचित होगा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और मैं जानवर को खोजूंगी और उसे आपके पास लेकर के आऊँगी। I returned to my seat. मैं अपनी कुर्सी पर वापस आ गया, सीट पर वापस आ गया। I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chatter of recognition and welcome. ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी गर्दन ऊंची करके उस शिकार की तलाश की प्रक्रिया को देखने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं अपनी गर्दन ऊंची करके उस शिकार की तलाश की प्रक्रिया को देखने की कोशिश कर रहा था। When suddenly I heard from my feet a distressed chatter of recognition and welcome. तभी अचानक मैंने अपने पैरों के पास एक जानी पहचानी और स्वागत वाली व्यथित आवाज़ सुनी। ध्यान दीजिएगा। And Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. और
मिज उछलकर मेरे घुटनों पर बैठ गया और प्यार से मेरे चेहरे और गर्दन को अपनी नाक से सहलाने लगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 12 हैव कंप्लीटेड। नाउ पैराग्राफ नंबर 13. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. पैराग्राफ नंबर 13. आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इस घट्टापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट. मैक्सवेल और उसका उद्बिलाव लंदन पहुँचे जहाँ उसका एक फ्लैट था. ओके. मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. मिज और मैं लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे. ही वुड play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had bought back from his native marshes. ध्यान दीजिएगा, वहाँ वह कई घंटों तक चुने हुए खिलौने जैसे पिंग पोंग गेंद, कंचों, रबड़ के फलों और एक कछुए के कवच से खेलता था जो मैं उसके अपने मूल निवास दलदल से लाया था. ठीक है. विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन विच कुड कीप हिम engrossed for up to half an hour at a time. पिंग पोंग गेंद से उसने अपने स्वयं की नए खेल का आविष्कार किया था जिसमें वह एक बार में लगभग आधे घंटे लगा रहता था. ध्यान दीजिएगा. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. एक सूटकेस जो मैं इराक से लेकर के गया था वह घर तक की यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त हो चुका था. ठीक है. घर तक की यात्रा के दौरान वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था. He would dash around to the other end to amuse its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. ध्यान दीजिएगा. He would dash around to the other end to amuse its arrival. वो क्या करता था? इसके कारण जब मैं ढक्कन को बंद करते थे, जब इसके ढक्कन को मैं बंद करता था तो इसका एक हिस्सा जो है वो क्या हो रह जाता था, खुला रह जाता था. और मिज ने जब इस बात को जान लिया, a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. एक सूटकेस जो मैं इराक लेकर गया था वह घर तक की यात्रा के दौरान बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था और इसके कारण जब मैं ढक्कन को बंद करता था तो उसका एक हिस्सा खुला रह जाता था. मिस डिस्कवर्ड दैट if he placed the ball on the high end it would run down the length of the suitcase. और मिज ने इस बात की जानकारी कर रखी थी या खोज कर रखी थी कि जब गेंद को उसके ऊपर उठे किनारे पर रखा जाएगा तो वह सूटकेस की लंबाई तक लुढ़केगी. ठीक है. He would dash around to the other end to amuse its arrival. वो क्या करता था? वो दूसरे किनारे पर हमले के लिए वो मतलब गेंद को दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले वो हमला करने के लिए उस पर दौड़ता था. एंड amuse its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. और उसमें छिपने के लिए छिपता था, बैठता था, उछलता था और आश्चर्य से उसको पकड़ता था. trot off with it to the high end once more. और फिर इसी के साथ फिर से उसे ऊंचे किनारे पर ले जाकर के लुढ़काता था और फिर वही प्रक्रिया वो बार बार करता था.
यानी कि ऊंचे वाले किनारे से गेंद को छोड़ता था और जब वो ढलान वाली सतह पर जाता गेंद लुढ़कती थी तो गिरने से पहले फिर उसके पास पहुंच जाता था, उसको पकड़ता था, फिर से उसको ले जाकर के ऊपर वाले किनारे पर छोड़ता था। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को वो बार बार करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 13 हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 14. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. घर के बाहर मैं उसे व्यायाम के लिए ले जाता था, ठीक उसी तरीके से जैसे कि वह एक कुत्ता हो. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. मिज ने शीघ्र ही लंदन की गलियों में टहलने की कुछ खास अनिवार्य आदतें डाल ली थी. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक. ध्यान दीजिएगा, वह इस प्रकार चलता था जैसे स्कूल से आते और जाते समय बच्चे विधिपूर्वक अपने पैर पगडंडी के ब्लॉक के बीच में रखते थे. ठीक है. मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप पोस्ट. ध्यान दीजिएगा, वह बच्चों की तरह लोहे की प्रत्येक 7वीं छड़ को छूता था एवं हर दूसरे लैंप स्टैंड के सामने से गुजरता था. अपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. मेरे मकान के सामने एक मंजिल का प्राथमिक विद्यालय था. A single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. और उसके सामने एक 2 फुट की नीची दीवार थी. On his way home but never on his way out. अपने घर वापस लौटते समय लेकिन कभी भी बाहर जाते समय नहीं. मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन इट एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन. ध्यान दीजिएगा, मिज मुझे उस दीवार तक एक ज़बरदस्ती लेकर के जाता, उस पर कूदता और उसकी 30 गज की लंबाई को तेज दौड़ करके पार करता. और इसके अलावा टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन. वो भीतर विद्यार्थियों और उसके कर्मचारियों दोनों का निराशा के साथ ध्यान भटकाता था. सो पैराग्राफ नंबर 14 हैव कंप्लीटेड. Now we are going to explain paragraph number 15. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. मैं सोचता हूँ कि यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि एक साधारण लंदन निवासी उद्बिलाव को न पहचाने. But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. लेकिन उनके अंदाज़ा लगाने की विविधताओं ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि यह किस तरह का जानवर हो सकता था. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. जो ऑटर होते हैं, जो उद्बिलाव होते हैं, उनका संबंध तुलनात्मक रूप से मुसेलिन्स कहलाने वाले जानवरों के छोटे समूह से है. शेयर्ड बाय द बेजर, जिसमें बेजर, मंगूस, वेजल, वीजल्स, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. जिसमें जो है बेजर, मंगूस, नेवला जिसे बोला जाता है, वीजल्स, स्टोट, मिंक और अन्य सम्मिलित हैं. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter more random
gases hit on a baby seal and a squirrel. ध्यान दीजिएगा, उद्बिलाओं का संबंध यहाँ पे मैंने लोगों के लगातार अंदाजों से भरे हुए बहुत से प्रश्नों का सामना किया जो सभी प्रकार के मुसेलिन्स से मिलते थे लेकिन उद्बिलाव से नहीं। और more random guesses hit on a baby seal and a squirrel is that walrus mister reduced me to giggles and outside a dog so I heard a hippo. ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा अंदाजे लगाने वाले जो लोग थे वो कहते थे कि यह एक सील का बच्चा और गिलहरी का बच्चा हो सकता है। क्या यह वालरस है श्रीमान? सुन कर के ध्यान दीजिएगा, आई हर्ड हिप्पो, और ये सारी बातें सुन कर के मुझे क्या होती थी? हंसी आती थी। और ध्यान दीजिएगा, अ बियर कब, अ लियोपार्ड, वन apparently that had changed its spots, and a brontosaur midge was anything but an otter. ध्यान दीजिएगा, एक डॉग शो के बाहर लोगों को मैंने दरियाई घोड़ा कहते हुए भी सुना था। साथ ही मैंने बीबर, भालू का बच्चा, तेंदुआ जिसके संभवतः शरीर के दाग बदल गए होंगे, और ब्रोंटोसोर और आदि के अनुमान की आवाज़ें भी मुझे क्या होती थी? सुनाई पड़ती थी। मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, परंतु मिज एक उर्बिलाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो पैराग्राफ नंबर 15 हैव completed. Now we are going to explain paragraph number 16. This is the last paragraph. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. लेकिन वह प्रश्न जिसे मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए वह गली में गड्ढा खोद रहे एक मजदूर ने पूछा। I was still far from him when he laid down his tool. मैं अभी उससे दूर ही था जब उसने अपने औजार नीचे रखे। Put his hands on his hips, और अपने हाथ अपने कूल्हे पर रखे। And began to stare, और घूरना शुरू किया। As I drew nearer, I saw his expression, और जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक आता गया, I saw his expression of surprise and affront. मैंने उसके चेहरे पर आश्चर्य और अपमान के भाव देखे। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. और जैसे वह मुझे यह बताना चाहता हो कि वह वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सके। I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" मैं उसके पास में आया तो उसने थूका, घूर कर देखा और फिर मुझे गुस्से में बोला, यहाँ श्रीमान, यह क्या चीज़ हो सकती है। सो लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, हियर मिस्टर, यहाँ श्रीमान, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, यह क्या चीज़ हो सकती है। तो ये पैराग्राफ नंबर 16 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे। इसके अलावा आपका अगर एक्सप्लेनेशन से या चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। चलिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताइए। सपोज्ड, चलिए एक मीनिंग आप जो है सपोज, आप मीनिंग बताइए इसकी। एक्सप्रेशन, चलिए एफ्रॉन्ट, इन एब्रिस्ट, चलिए 4 words I have given to all of you. Just comment in comment box what is the meaning of these 4 words. So students, if you have any problem related to explanation of this chapter, this is the last part of this chapter. This is the third part.
third video of this chapter, part 3. So if you have any queries related to this chapter, you can comment in comment box and I clear your all doubts related to this chapter. ओके, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें जिससे एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। मिसबिल द ऑटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट chapter regarding your board examination, because in recently exams, in board exams, maximum 5 marks questions also asked from this chapter. So this is the very important chapter regarding your examination. So be careful and listen the whole explanation of this chapter one by one. I have also covered in 3 videos this chapter. So one by one listen the explanation, and if you have any queries then you comment in comment box. Okay, I will meet to all of you in next video, in next chapter, chapter 7. Then you work hard, because if you want to being a successful person then study hard. This is the most important key to open the lock of success. So thank you to all of you listen and watching my videos. Please like and subscribe, don't forget it, and share it to your close friends. Okay, thank you.